यहाँ से हम ज़रा मैं खोल देता हूँ अकाउंट भी। अब इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मकसद के लिए हमें एक टूल में जाना होगा गूगल के, और उस टूल को हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, एज एब्रीविएशन ये कहलाता है GSC, गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल बिल्कुल ऐसी है ना जैसे इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। सो कैमरा लगने के बाद क्या फ़ायदा होगा, कैमरा लगने के बाद जितने भी दिन गुजरेंगे हर चीज़ मॉनिटर हो रही होगी इस रूम की, रिकॉर्डिंग तक मौजूद होगी, लाइव सेशंस भी मौजूद होंगे कि भाई इस कैमरे में एक्टिवली क्या होने लगा हुआ है इस वक्त। सेम इसी तरह जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट कर देंगे तो भाई गूगल के ऊपर सर्चिंग कैसे होने लगी हुई है, गूगल के ऊपर कोई हैकिंग एक्टिविटी हो रही है, वेबसाइट पे कोई हैकिंग एक्टिविटी हो रही है, वेबसाइट में कोई वायरस आ गया है, वेबसाइट को लिंक्स कितने अच्छे मिले हुए हैं, वेबसाइट स्लो है, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है जिससे वेबसाइट रैंक कर सकती हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल ने प्रोवाइड करनी है। मगर कब करेगा, जब हम अपनी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट करते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, ये वीडियो मैंने शेयर की है सर्च कंसोल में वेबसाइट अप्रूव कराने की वीडियो, मैंने घर में बैठकर बनाई होगी, मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है ना, शायद 10-15 मिनट की वीडियो है। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अकाउंट करने का तरीका पता लगेगा, कैसे करना है ये ज़रा देख लेते हैं, ज़रा मुख्तसर सा देखते हैं। मैंने लिखा गूगल सर्च कंसोल, बाकी आप वीडियो में घर जाके देखेंगे। अलबत्ता इसने काम कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्च कंसोल काम कैसे करेगा, सर्च कंसोल बनेगा कैसे, वो वीडियो देखनी है आपने। सर्च कंसोल में वेबसाइट कैसे जाएगी, ये देखें मैंने क्या लिखा है, गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, सर्च कंसोल लिखने के बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, टूल्स। जैसे ही मैंने सर्च में लिखा ना गूगल सर्च कंसोल, ये टूल्स की ऑप्शन आ गई, मैं यहाँ पे क्लिक किया, स्टार्ट कर दें इसको। ठीक है, लिखा है ना इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, यानी ये टूल आपको असिस्ट करेगा आपकी गूगल के ऊपर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में। अब आप ये देखें मैं सीधे ही सर्च कंसोल में आ गया हूँ क्योंकि ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो मैंने वेबसाइट्स भी ऐड की हुई है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं। ये वाली वेबसाइट पुरानी है, ये वाली जो वेबसाइट है ये भी पुरानी वेबसाइट है, ये मैंने अभी एक दिन पहले ऐड की है, इस पर क्लिक करें सर, ये खुली हुई है। हाँ लेकिन लिस्ट में डाटा आ रहा है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, आप पुराने वाला वेबसाइट खोलता हूँ, पुरानी, यहाँ लिखा हुआ प्रोफेशनल किचन, जिसकी मैं अक्सर आपसे काम करवा रहा हूँ, उस पर क्लिक करें। आ रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कहता है भाई 127 टोटल वेब सर्च क्लिक्स। अच्छा, यहाँ से ना हम आ जाते हैं इधर परफॉर्मेंस पे, ये हम किस पर हैं, गूगल सर्च कंसोल के टूल में एक पे। अब आप यहाँ पर अगर देख रहे हो, कहता है लास्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ है, बता रहा है मुझे। अब जब तक मैं इस वेबसाइट को लाऊंगा नहीं, अगर मैं आज इस वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करूंगा तो ये पिछले 3 माह का तो नहीं मुझे दिखाएगा ना। पिछले 3 माह का मुझे कब दिखाएगा, जब मैं उसे ऐड करूंगा और 3 माह गुजर जाएंगे तब दिखाएगा। बिल्कुल कैमरे की तरह ही है ना, कैमरा आज लगा है तो कल की रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना इसमें, आज से ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी। हाँ, 1 महीने के बाद मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी 127 क्लिक्स, क्या कह रहे हैं, पिछले 3 महीनों में 127 क्लिक्स हुए। ओके, टोटल इम्प्रेशंस 1.25K। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, इम्प्रेशंस क्या है, मैं एक टर्म लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। क्या होता है, वेबसाइट्स के नाम आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो जो पहले मुझे स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट नज़र आ रही है वो एक इम्प्रेशन है एक वेबसाइट का। फिर मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर क्या होता है कि कुछ वेबसाइट चेंज हो जाती हैं, कुछ सिमिलर रहती हैं। मैं बार बार लिखता हूँ तो मुझे बार बार एक ही वेबसाइट दिखने लगी हुई है। अब मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा वही कीवर्ड लिख रहा होगा, उसको भी तो वेबसाइट नज़र आ रही होगी। सो जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है ना, इज़ कॉल्ड इम्प्रेशन, उसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं कि भाई ये वेबसाइट हमें एक दफ़ा दिख गई है। जैसे वो टीवी के ऊपर स्टार चलते हैं ना, केबल के ऊपर, तो कहते हैं जनाब हम आपका स्टार की जो है ना वो 5 दफ़ा लगाएंगे, तो हम आपको उसके 5 इंप्रेशन देंगे, हम आपके इतने पैसे लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इश्तिहार 5 टाइम्स किसी को नज़र आएगा। समझ में आ गई बात, इंप्रेशन का पता लग गया। तो
कहता है भाई 1250 इंप्रेशंस लगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 1250 दफा दिखी है, और उसके ऊपर क्लिक्स कितने हुए हैं 127 क्लिक्स हुए, 1250 दफा नजर आया, उसके बाद क्लिक्स कितने हुए हैं 127 क्लिक्स हुए हैं। आगे कहता है एवरेज CTR, व्हाट इज मेंट बाय CTR? CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। कहता है भाई इतने इंप्रेशन नजर आए, इतने क्लिक्स हुए, तो क्या है रेशो क्या बनती है, इज कॉल्ड CTR। समझ में आ गई? जैसे वो अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते थे ना, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ऐसे ही है सेम। कैसे निकलेगा CTR? यस, टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस। तो वो क्या बता देगा हमें कि भाई आपकी क्लिक थ्रू रेट क्या है। तो कह रहा है क्लिक थ्रू रेट आपका 10 है, फाइन, नॉट बैड, बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अब आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये सर्च कंसोल मुझे दे रहा है, और ये सर्च कंसोल ने ऐसे नहीं दिया कि किसी का भी कोई देता है कि भाई आप मेरी वेबसाइट उठाकर गूगल के पास ले जाएं तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगा, नहीं, ये ऑनरशिप जिसके पास है वो करेगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एवरेज पोजीशन 30 का क्या मतलब है, एक सर्च रिजल्ट के ऊपर SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है SERP, गूगल पे जाते हैं ना कुछ सर्च करते हैं, वो जो स्क्रीन है इज कॉल्ड SERP, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो एक सर्प के अंदर, यानी कि उसको हम बोलते हैं सर्प, एक सर्प के ऊपर आपके रिजल्ट्स कितने आते हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सफ़े पर 10, तो दूसरे पर 20, 3 सफ़ों पर 30, क्या कह रहा है 31, तो बता रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 30वें सफ़े पर हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30वें सफ़े पर हो नंबर ऑफ कीवर्ड्स के साथ। अभी हमें ये नहीं कह रहा कि किसी एक कीवर्ड पर, अभी अगर मैं इसका कीवर्ड चेक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मैं कीवर्ड पे कहाँ हूँ। देखिए ज़रा, मैं लिखता हूँ, ये मेरा मेन कीवर्ड है इस वेबसाइट का, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, अभी बता देगा पहले नंबर पे होगा। ये देखें आ गई वेबसाइट, वही वेबसाइट आई है ना जो मैं अभी दिखा रहा था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc किचन डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ रही है मेरे पास। अब आए नीचे, यहाँ देखें आप कितना कुछ आ रहा है। कहते हैं टॉप क्यूरीज, मतलब कहता है भाई क्यूरीज क्या हो रही हैं, सर्चेस क्या हो रही हैं, जो सर्च टर्म्स लोग लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। कहते हैं ये क्यूरीज हो रही हैं, इन क्यूरीज के अगेंस्ट 77 क्लिक्स यहाँ मिले हैं आपको, और इंप्रेशंस कितने हैं 282। यहाँ पर तो क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा है, नेट क्लिक थ्रू रेट से बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो ये कह रहा है बाकी की भी ये सर्च टर्म्स हैं, लेकिन असल में हमने जो इस पेज के ऊपर टारगेट किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये मेन कीवर्ड हमने इस पर टारगेट किया हुआ है। तो कहता है इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको 282 इंप्रेशंस मिले हैं, और उसके बाद आपको 77 की रेशो। कोई बताया ज़रा क्या बनती है परसेंटेज, आप बड़ी जल्दी रिजल्ट निकाल लेते हो। हाँ करें रेशो निकाल ले ज़रा, कितनी क्या 30 to 40%, कितनी 27%। अब आप देखें वो वैसे नेट कितनी आ रही है, वैसे नेट आने लगी हुई थी हमारी 10%, लेकिन ये जो मेरा मेन कीवर्ड है इसके ऊपर तो 27% वो दिखाने लगा हुआ है। और टोटल उसने कहा जी मैंने इंप्रेशन दिखाए हैं 1200, उसमें से तकरीबन 300 इंप्रेशन सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट है, और इन 300 के अगेंस्ट 77 क्लिक्स हुए हैं। बाकी देखें क्लिक्स भी कम है, और बाकी ये वाली चीज़ें हैं जिनको हमने कीवर्ड नहीं बनाया हुआ। कीवर्ड नहीं बनाया का मतलब क्या है कि हमने इनको टारगेट अभी कंटेंट में इतना ज़्यादा नहीं किया जितना कंटेंट में हमने उसको टारगेट किया, इस वजह से वो हमारी बिल्कुल पहले नंबर पर भी वेबसाइट आने लगी हुई है। सो ये एक पर्पस हमें पता लग गया सर्च कंसोल का। अच्छा, उसके बाद आगे देखें ज़रा, URL इंस्पेक्शन, ये लिखा है URL, ये मेरा URL है, इस पर मैं क्लिक करने लगा, देखते हैं ज़रा क्या होता है। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, कहता है गूगल के इंडेक्स से मैं डाटा पिक करने लगा हूँ। मैसेज क्या आया, URL इज ऑन गूगल, बता दिया उसने। अब ये भी हमें कैसे पता लगता है कि ये मैंने क्या पता कराया है, ये मैंने पता कराया कि भाई इंडेक्सिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही, मेरी वेबसाइट को गूगल इंडेक्स कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट को देखें, गूगल का मैकेनिज्म क्या है आपको रैंक करने का, आपको रैंक करने का गूगल का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले गूगल ने क्राउल करना है,
क्राउल करने के बाद अगर आप क्राउलेबल हैं, अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली क्राउल हो सकती है, तो उसके बाद वो इंडेक्सिंग सर्वर में आपको ले जाएगा और उस इंडेक्सिंग सर्वर में आपकी पोजीशंस आ रही होंगी रैंकिंग के हिसाब से। तो अगर आप अच्छा रैंक कर रहे होगे, यानी अगर आपने अच्छे फैक्टर्स अप्लाई किए हुए हैं, तो आप ऊपर आ जाओगे और दूसरा बंदा नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग से भी जो पहले का स्टैंडर्ड है वो क्या है, क्राउलिंग। अब अगर आपकी वेबसाइट क्राउल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये ना होता, यहाँ पर लिखा होता URL इज नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। ये मैंने पूरा इसका टर्म पढ़ के बता दिया आपको। कहता है गूगल पर नहीं है मगर इसकी वजह एरर्स नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें सर किसी और वेबसाइट को, देखते हैं किसी और वेबसाइट, इसको देखते हैं जी, इसके मतलब क्या कहता है वो। मुझे भी नहीं पता क्या कहेगा, अभी हम देखते हैं कहता क्या। URL इंस्पेक्शन, मैनेजमेंट जी, क्या नाम है जी वेबसाइट का, मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग। बल्कि काम करते हैं ज़्यादा बेहतर ये है। ये वेबसाइट आ गई, उधर टाइपिंग करने में मुझे था कि पता नहीं सही मैं लिखूँ या ना लिखूँ, तो इसको यहाँ से चला के ना Ctrl+C और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं इसके मतलब क्या कहता है। फाइन, इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नहीं आएगी, अब वो क्यों नहीं आएगी, सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला उसका होगा डुप्लीकेट कंटेंट। जो सबसे बड़ा, यानी जो वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट के साथ चल रही है वो क्राउल नहीं हो सकती, वो क्राउल नहीं होगी। अगर वो क्राउल नहीं होगी तो इंडेक्सिंग सर्वर में भी नहीं जाएगी, और अगर वो इंडेक्सिंग सर्वर में नहीं जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई आप तो उसको पहले सफ़े पे ला ही नहीं सकते जब वो इंडेक्सिंग सर्वर में नहीं जा रही। सो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आ गया एसईओ का, वो क्या आ गया कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भी इसने मैं यहाँ पे बता दी कि पेज इंडेक्सिंग भी हो रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल यूजेबिलिटी फाइन, ब्रेड क्रम्स, कहता है ब्रेड क्रम्स का कुछ इशू दिखा रहा है हमें, वो दिखा रहा है ना, कहता है ब्रेड क्रम्स बना हुआ है लेकिन आपने कोई चीज़ ऐड नहीं की। आप बता सकते हैं ब्रेड क्रम्स को यूज़ किया हुआ ना आपने, नहीं किया। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्स ये होते हैं, ये वर्डप्रेस वेबसाइट की है, वर्डप्रेस वेबसाइट के भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको भेजूंगा एसईओ से रिलेटेड। हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं बनानी, हमने बनी हुई वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तो उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग्स की हुई है, छोटी छोटी क्लिप्स की रिकॉर्डिंग की हुई है, ताकि आप उन क्लिप्स के थ्रू आप वर्डप्रेस के ऊपर भी जाकर एसईओ कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की एसईओ बहुत सिंपल है, मतलब मैं अगर ऑन साइट एसईओ करने में 4-5 दिन ले रहा हूँ और जब मैं वर्डप्रेस पे एसईओ करूँगा ना, तो हो सकता है मैं एक ही दिन में कर दूंगा सारी। वो इतनी आसान क्यों है, तो भाई सब कुछ ग्राफिकल है, यहाँ पर कोडिंग है, वहाँ पर कोडिंग नहीं है। वहाँ पर सिलेक्ट करो, जैसे वर्ड में करते हो ना हाईलाइट, टाइटल कर, उसको H1 कर दो, नॉर्मल कर दो, साइज छोटा कर दो, साइज बड़ा कर दो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दो, लिंक लगाना है लिंक के बटन पे प्रेस करो, लिंक पेस्ट कर दो। मतलब वो सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर हैं, ग्राफिकल इंटरफेस पर है। लेकिन हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो किस पर है, कोडिंग पर है। अब जिस बंदे को कोडिंग आती है उसके लिए क्या फ़ायदा है, उसके लिए ये फ़ायदा है कि भाई वो उधर जाकर भी कोडिंग को भी इस्तेमाल कर सकता है, जो एक्सपर्ट आदमी है, क्योंकि हर प्रोग्राम की बैक एंड पर तो कोडिंग ही है ना, हर प्रोग्राम के बैक एंड पर कोडिंग है, तो आप ज़्यादा अच्छा लॉजिक समझ सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्स ये होते हैं कि जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली है, जैसे ये देखिए ये पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला नीचे वाला देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेड क्रम्ब। यानी आपकी वेबसाइट खुल गई, आप होम पर थे, होम से आप चले गए अबाउट अस पर, अबाउट अस से आप चले गए एक और पेज आगे, अब आपके लेवल्स कितने हो गए, 3। अब वो आपको दिखा रहा होगा कि भाई इस वक्त आप यहाँ हो, ये पीछे जाना है, यहाँ पर आ जाओ। इट इज़ यहाँ पर नज़र आ गया, मैंने आपको यही एग्जांपल दे दिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेड क्रम्ब, यानी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो उसके ऊपर एक ये फीचर भी होता है, ये भी एसईओ फ्रेंडली फीचर होता है।
कि ब्रेड क्रम्स आप ऑन करें अपनी वेबसाइट के, ताकि कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आए, बजाय इसके कि वो होम के बटन से लेफ्ट राइट करके घूम रहा हो, आपकी वेबसाइट के अंदर से ही लेफ्ट राइट कर रहा हो। इट इज़ कॉल्ड ब्रेड क्रम्स, इनको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और आते हैं जी आगे। ये मैं इस वक्त क्या बता रहा हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया कि मैं आपको गूगल सर्च कंसोल बनाना नहीं सिखा रहा, इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। ऐसे ही है, बनाना कैसे है मैंने आपको बताया, वीडियो घर जाके देखनी है आपने, लिंक भेजा है ग्रुप के अंदर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, उस वीडियो को आपने प्ले करके 2-3 दफ़ा देख के समझना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हैं पेजेस, साइट मैप्स। साइट मैप हमने पढ़ना है अभी, ये क्या होता है साइट मैप, आपने बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर भी साइट मैप था, तो जब मैं आपको साइट मैप बनाना सिखाऊंगा फिर हम यहाँ पर आकर सबमिट करेंगे। यानी साइट मैप बनाना है पहले, जब साइट मैप बन जाएगा फिर यहाँ आकर उसको सबमिट करके चेक करना है कि गूगल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर गूगल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब है फाइन। साइट मैप भी एक एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद क्या है, रिमूवल्स। रिमूवल्स का क्या मतलब है, रिमूवल का मतलब है कि आप कोई पेजेस क्राउलिंग के लिए रिमूव करना चाह रहे हैं कि भाई इन पेजेस को अभी फिलहाल क्राउल ना करो। यानी वैसे तो आपने इसको नो क्राउल कर लिया हुआ है, लेकिन पहले से तो क्राउल हुए होंगे ना, तो यहाँ से हम भेज सकते हैं कि भाई ये वाला पेज, जैसे मैं कहूँ ना https://aboutus.html, मैं कहता हूँ इसे क्राउल नहीं होना भाई, तो मैं यहाँ आकर एक रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ सर्च कंसोल से, तो वो अगर क्राउलिंग में होगा पड़ा हुआ उसके पास तो उसको रिमूव कर देगा। क्राउलिंग में क्या है मसला, क्राउल करके रखा था इंडेक्सिंग करवाने के लिए, लेकिन मुझे हुआ कि भाई मैं तो अभी इस पर काम कर रहा हूँ, अभी तो मैंने इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें लानी है, तो मुझे पुराना कंटेंट क्राउल नहीं करवाना, ना ही इंडेक्स करवाना है, ना ही रैंक करवाना है, तो मैं उसे निकालना चाह रहा हूँ बीच में से। तो वो तो बात आगे चली गई हुई है ना, अब तो क्राउलर अपने पास ले गया उठा के उस कंटेंट को। जैसे मैं एक ऐड लगाता हूँ OLX पे, 10 दिनों के बाद मेरी चीज़ बिक गई। अब OLX की ऐड को जाकर मैंने सोल्ड नहीं किया, ठीक है, OLX पे तो मैसेज आएगा ही आएगा, गूगल के इमेजेस में भी आएगी ना तस्वीर, आती रहेगी, तो हमें उसे सोल्ड करना पड़ेगा ताकि वहाँ से वो क्लियर हो जाए कि भाई बिक गई हुई है। सेम इसी तरीके से ये क्यूरी हम अंदर भेज रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है इसमें, पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है जी, कि आपकी वेबसाइट का पेज, यूज़र पेज एक्सपीरियंस कैसा है, कि यूज़र्स आपकी वेबसाइट को खोलते हैं तो उन्हें खोलते हुए कोई इशू तो नहीं आ रहा, वेबसाइट स्लो तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, कोर वेब वाइटल्स। इसका भी कोई डाटा उसने अभी नहीं दिया। क्या कहता है ये, मैंने कहा ना 2 दिनों में ये भी आया, तो कहता है 90 दिन के बाद मैं आपको इसका डाटा इकट्ठा करके दूंगा। कोर वेब वाइटल्स क्या चीज़ होती है, ये हमारी टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। एक है ऑन साइट एसईओ, एक है टेक्निकल एसईओ, एक है ऑफ साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि ऐसी चेंजेस जो हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जो हम कर रहे हैं, भाई टाइटल चेंज किया ऑन साइट एसईओ, मेटा चेंज किया ऑन साइट एसईओ, और जो आज मजीद आगे जाके पढ़ेंगे वो भी ऑन साइट एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या है, टेक्निकल चीज़ें, जैसे ये क्लासरूम है, ठीक है ना, अब इस क्लासरूम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक रिक्वायरमेंट इस क्लासरूम में क्या है मेरी है कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी है, मैं मौजूद होऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं मौजूद ही नहीं हूँ मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ, पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकल क्लासरूम है। ये टेक्निकल क्लासरूम नहीं होगा तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। हालांकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। अभी लाइट चली जाए एकदम तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, आप कहेंगे सर रुक जाए ज़रा, स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। तो इसका मतलब क्या, ये टेक्निकल पार्ट है। इसी तरह जो आपकी वेबसाइट है उसका भी एक टेक्निकल पार्ट है। अभी ये जो मैं इसे गूगल सर्च कंसोल पे लेकर गया हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। ये जो हमने गूगल सर्च कंसोल क्रिएट किया है, ये टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आता है। साइट में अब जो बनाना है टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आता है। सो अब ये कह रहे हैं जी कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स क्या है, आपकी वेबसाइट की स्पीड। अब आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, भाई मैं तो वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ, वेबसाइट की स्पीड एसईओ तो स्लो नहीं कर रही। हाँ, एसईओ कुछ ऐसे फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे कि स्लो वेबसाइट को कुछ बेहतर कर दें, मगर सिर्फ एसईओ वेबसाइट को फास्ट नहीं कर सकती। वेबसाइट को डेवलपर ने स्लो या फास्ट करना है। उसने जो टूल्स यूज़ किए हुए हैं ना, उसने स्क्रिप्टिंग यूज़ की हुई है, उसने CSS यूज़ किया हुआ है, उसने जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हुए हैं, ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं। उसने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है, ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं। सो हमें इन चीज़ों को देखना है। ये किस चीज़ में आएगा, ये कोर वेब वाइटल में आएगा, और ये हमारा एक पूरा एक लेक्चर होगा कोर वेब वाइटल का अलग से। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या पता लगेगा कि कोर वेब वाइटल के स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आगे ऐसा क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। जी, सिक्योरिटी इशूज़ का क्या मतलब है कि भाई कोई इशू तो नहीं है।
अगर आपकी वेबसाइट पर कोई हैकिंग एक्टिविटी हुई है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें, हैकिंग एक्टिविटी इज समथिंग डिफरेंट विद वायरस। हमने वायरस को और हैकिंग एक्टिविटी को अलग अलग रखना है। यानी आपकी वेबसाइट में वायरस नहीं है मगर वेबसाइट हैक हो गई है आपकी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बंदा खोलेगा अगर वो उसी तरह उसके पास भी खुलती रही तो उसका आईपी भी तो हैक हो सकता है। सो जैसे ही आपकी कोई वेबसाइट हैक हो जाती है तो गूगल उसे पिक कर लेता है और कहता है भाई ये सस्पिशियस वेबसाइट है। यूजर्स को भी मैसेज दे रहा होता है कि ये सस्पिशियस है। देखा आपने अक्सर यूआरएल में वो रेड कलर का एक आइकन सा आ रहा होता है और वेबसाइट नहीं खुलती, 3-4 दफ़ा क्लिक करें तो फिर किसी लेवल पर जाकर खुल रही होती है और आखिर में खुलती उस वक्त है जब हम गूगल क्रोम की सिक्योरिटीज़ को ऑफ करते हैं, उस वक्त खुलती है। यानी वो रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी वेबसाइट को खोलो। तो ये हैकिंग एक्टिविटी है। वायरस का क्या मतलब है कि वेबसाइट में वायरस आ गया, वो घूमने लगा और आपकी वेबसाइट को डिस्टर्ब कर रहा है, फाइलों को डैमेज कर रहा है। ये फाइलें डैमेज नहीं हो रही है, सिर्फ हैक किया उसने। सो हमें ये दोनों प्रोटेक्शन चाहिए, दोनों प्रोटेक्शन यहाँ पे चेक होंगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट के कुछ लिंक्स बने हुए हैं, देखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इन पेजेस के साथ आपका लिंक है। गूगल उसे खुद से कंट्रोल करेगा या हमने कामों से कुछ भी नहीं करेगा गूगल सिर्फ यहाँ पर मुझे एक मैसेज देगा। बल्कि एक हमारी वेबसाइट थी वो हैक भी हुई थी, मैं देखता हूँ अगर उसका मैसेज यहाँ पर पढ़ा हो मैं आपको दिखाऊँ। वो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैक होती है। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की भी आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट की ज़रूरत होती है। और वेबसाइट हैक हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपको देखना है आपका बैकअप पढ़ाओ, जहाँ पर आप उस पूरी को इरेज कर दोगे वर्डप्रेस की साइट को ऑनलाइन, और नई वेब जो आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है उसे अपलोड कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, फिर आपके पास क्लीन आ जाएगी। लेकिन अगर उस वेबसाइट के कोड में कोई ऐसा कोड पहले से पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो हैक हो रही है, तो हो सकता है महीने के बाद फिर दोबारा वो हैक हो जाए। सो गूगल ने मुझे क्या देना है, गूगल ने मुझे ये देना है, गूगल ने मुझे सिर्फ ये बात बतानी है कि भाई ये हैक हुई है, सो ये डैमेज कर रही है आपकी वेबसाइट को, और ये फोल्डर्स हैं जहाँ पर हैकर ने अपना काम शुरू किया हुआ है। और ये मैसेज हमें आया था, और ये मैंने अब हमारे पास ये वाली जो वेबसाइट है, ये जिसको मैंने अभी खोला सोफ़ा, ये पहले वर्डप्रेस में बनी थी, हैक हुई, फिर हम इसे कोडिंग में लेकर आए। और ये जब हैक हुई थी ना जी, अभी चंद दिन पहले तक ये मुझे गूगल कंसोल इसका वही सब कुछ बता रहा था, वही डाटा मुझे शो करा रहा था कि भाई ये वेबसाइट हैक हुई है। हालांकि हमने वेबसाइट को कन्वर्ट कर दिया था कोडिंग वाली वेबसाइट में। इसका मतलब है कि उसकी होस्टिंग भी चेंज होगी, सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद गूगल कह रहा था, इसलिए कि गूगल ने जब उसको क्रॉल किया था तो उस वक्त उसके बाद उसकी हैकिंग एक्टिविटी क्रॉल थी, उसके बाद उसने उसको क्रॉल ही नहीं किया। तो फिर मैंने उसको रिव्यू में भेजा खुद से, मैं कहा भाई अब तो हमने इसको मैसेज भी भेजा साथ कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है, अब तो ये वेबसाइट नहीं है, तो इसको री इंडेक्स करें आप। फिर उनका मैसेज आया जी इट्स ओके, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। यानी फिर उसने यहाँ से उसको हैकिंग में से निकाला। सो इसका सर्च कंसोल खोलें, मैं देखता हूँ इसके सर्च कंसोल में आ रहा है। खोलो, आपको कुछ समझ आ रही? थोड़ी आ रही है। यहाँ पर मैसेज था, मेन स्क्रीन पर मैसेज था कि जनाब आपकी जो वेबसाइट है ना, उसका वो जो डब्ल्यू एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर्स हैं, ये सब हैक हुए हैं, तो आप जल्दी से इसकी मेंटेनेंस करें। ये मैसेज दे रहा था गूगल में। तो हालांकि हमने क्या किया हुआ था, हम तो वेबसाइट को चेंज करा के लेके जा चुके होते किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे लेके थे। यानी वर्डप्रेस से मैंने उसको निकाल लिया हुआ था, वर्डप्रेस की हमने वेबसाइट बनाई नहीं। मैं जब मेरे से कोई बंदा एडवाइस लेता है, मैं सबको मना करता हूँ कि वर्डप्रेस ना बनाए, इसलिए कि जो कोडिंग वाली वेबसाइट है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 1988 में कोडिंग की वेबसाइट बनाई और मैं कहूँ वो भाई 2023 में चल रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? उसमें प्रॉब्लम ये तो हो सकता है कि वो गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम ना अंडरस्टैंड कर रही हो, लेकिन उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वेबसाइट चलेगी। हाँ, गूगल ने कह दिया कि भाई 88 वाली मॉडल वाली वेबसाइट मैं अच्छे तरीके से नहीं दिखाऊंगा, मैं उन्हें क्रॉल नहीं करूंगा, फाइन, ये इश्यूज होंगे इसके साथ, मगर वो हैक हो जाएगी? नहीं होगी। कोडिंग वाली वेबसाइट हैक नहीं होगी, वैसे ही चल रही होगी। हाँ, मोबाइल के पर इतने अच्छे तरीके से नहीं चलेगी, इसलिए कि मोबाइल का एल्गोरिदम चेंज हो गया, तो वो एल्गोरिदम वो फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
मगर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आपकी 6 महीना पुरानी वेबसाइट भी होगी तो उसके ऊपर एक बंदा बैठा होना ज़रूरी है, इसलिए कि उसके प्लगइन्स आ रहे हैं, उसके अपडेट्स आ रही हैं, उसकी एक्सपायर्स आ रही हैं। तो अगर हमें पता लगा कि एक्सपायर आ रही है तो क्या करना है भाई, उसका अपडेट आ रही है, हम अपडेट ही नहीं कर रहे। अब वो जो अपडेट है ना, सपोज करें एक अपडेट ऐसा आया था जो हैकिंग अपडेट था कि वो उन्होंने हैकर्स के लिए लिखा कि भाई इस प्लगइन को अपडेट कर लो नहीं तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। अब वो वाली वेबसाइट क्लाइंट के पास है, उधर टेक्निकल बंदा कोई बैठा ही नहीं हुआ, उसको क्या पता भाई, ना उसने कभी खोल कर देखा है, तो क्या होगा, महीने के बाद हैक हो जाएगी, क्योंकि वो पुराना वर्डप्रेस बेसिकली हैक हो चुका, वर्डप्रेस का प्लगइन हैक हो चुका हुआ। तो जैसे ही प्लगइन हैक हुआ तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हैक हो जाएंगी उसकी। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। मैं आपको सर्च कंसोल दिखा रहा हूँ, हाँ, बना हुआ। और ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये दिखा रहा है क्लिक्स कितने हुए हैं। ये अभी मेरा ख्याल है हफ्ता पहले ही हमने इसको ऐड किया, बहुत पहले का ऐड नहीं किया, वो मैसेज नहीं आ रहा। मैं चाह रहा था कि वो मैसेज आ जाए मुझे कहीं नज़र, मगर वो मैसेज नज़र नहीं आया। इट्स ओके, आ जाए वापस इस पर। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, सेटिंग्स। अब ये एक सर्च कंसोल है, ऐसे ही है। इस सर्च कंसोल की वैसे देखा जाए तो किसको ज़रूरत है, दो बंदों को तो अशद ज़रूरत है। एक डेवलपर जो कि कभी भी सर्च कंसोल नहीं बनाता, आपने भी डेवलपर के साथ काम किया होगा, कोई भी सर्च कंसोल पे काम ही नहीं करता, इसलिए कि आप सर्च कंसोल पे काम करेंगे तो आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब मैंने आज एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बन गई है, लाइव भी हुई है, अब मैं उसको फ़ौरन सर्च कंसोल पे ले जाऊँ, क्या होगा, हफ्ते के बाद मुझे बग्स का पता लग जाएगा, अब मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। डेवलपर इस साइट पे नहीं कभी आते हैं, हालांकि डेवलपर को सर्च कंसोल बना लेना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि डेवलपर को ये बनाते इसलिए नहीं है कि इनकी वेबसाइट क्लाइंट के पास जानी है, किसी टेक्निकल बंदे के पास तो जानी नहीं है, तो उसने टेक्निकल चीज़ों को तो देखना ही नहीं है इसकी। लेकिन अगर हम टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखेंगे तो वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले वेबसाइट को टेक्निकली देखना होता है कि वेबसाइट इस काबिल भी है कि इसको रैंक कराया जा सके कि नहीं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर वेब डेवलपर को अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में रखना है, बेशक क्लाइंट को बता के रखें या क्लाइंट को बताए बगैर रख ले, और अपने तौर पर उसकी चेकिंग करता रहे। एक किसको ज़रूरत है इसकी, एसईओ के बंदे को, एसईओ एक्सपर्ट को ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा ना, कितनी सारी चीज़ें निकाल ली इसके अंदर से, आपको दिखाई ना, तो ये चीज़ें मुझे पता लग रही हैं। तीसरी इसकी किसको ज़रूरत है, तीसरी इसके क्लाइंट को भी ज़रूरत है। आपके क्लाइंट भी तो देखना चाहता है ना कि भाई हो क्या रहा है, हम उसे रिकमेंड करेंगे कि भाई आप भी इसके अंदर आ जाओ। अब सर्च कंसोल तो किसी एक बंदे ने बनाया है, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने सर्च कंसोल का एक्सेस एक से ज़्यादा लोगों को देने लगा। मतलब सर्च कंसोल तो मेरा ही है, मिसाल के तौर पर मेरा सर्च कंसोल है, आप सब पढ़ रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ भाई सर्च कंसोल को ज़रा स्टडी करना है, आपने अपने अपने ईमेल्स मुझे दें, मैं आपको इस सर्च कंसोल में ऐड कर लेता हूँ। आप घर जाइएगा तो आप ये सर्च कंसोल आपके एक्सेस में भी आ जाएगा, लेकिन आप इसको सिर्फ रीड ओनली फॉर्म में देख लोगे, यानी देख सकते हो, इसमें कुछ कर नहीं सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने परमिशंस दी हैं, आप परमिशंस नहीं दे सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं परमिशंस की बात कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा लोगों को मुझे इस सर्च कंसोल की परमिशन देनी है। कैसे देनी है जी, सेटिंग्स में आए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखें, ऑनरशिप वेरिफिकेशन, कहता है भाई यू आर वेरीफाइड ऑनर। अच्छा, ये ऑनरशिप क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक सर्च कंसोल के ऊपर ऑनरशिप का मतलब क्या है। ऑनरशिप का मतलब ये है, देखिएगा ज़रा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने सर्च कंसोल कैसे बनाना है। इधर आया मैं नीचे, और ये सबसे एंड पे क्या लिखा है, ऐड प्रॉपर्टी। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक नई वेबसाइट है और आप उसको सर्च कंसोल से अप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास तो एक ही वेबसाइट है सिर्फ, ऐसे ही है ना, तो मेरे पास एक लिस्ट आ रही है वेबसाइट्स की। तो जब आप सर्च कंसोल में आओगे ना, तो आप यहाँ नहीं आओगे जहाँ मैं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं, इसलिए आया हूँ। आप लोग आओगे तो आप इधर आओगे, देखो किधर आओगे, इधर आओगे। आप जैसे ही सर्च कंसोल में जाओगे, आप किस जगह पे आएंगे, इस जगह पे, ऐड प्रॉपर्टी पे भी नहीं आओगे, इस स्क्रीन पर आ जाओगे, सीधा ही इसी स्क्रीन पर आएंगे आप, इसलिए कि आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं कुछ। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, डोमेन और यूआरएल। आप अटेंडेंस लेनी है, जी जी। आज मेरा ख्याल है आई नहीं है, ये न्यू है।
अभी इनका एडमिशन हुआ, ये आज फर्स्ट डे आई हैं जो ट्रायल है जी। वो स्टूडेंट जिनका आप नाम ले रहे हो आज एब्सेंट है सर। ये सारे किसी और का एडमिशन हुआ है और मैंने नाम नहीं उसका किया। वाओ, आप शिफ्ट किया ना इधर। ठीक है। आपका स्लिप है ना सर, वो मुझे दे दो। यहाँ पर देखें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, डोमेन और यूआरएल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह की ऑनरशिप है, एक डोमेन लेवल और एक यूआरएल लेवल ऑनरशिप। डोमेन लेवल ऑनरशिप का क्या मतलब है, हम लोगों ने एक पहला लेक्चर पढ़ा था अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ सब डोमेन, व्हाट इज़ एड ऑन डोमेन। याद है ना, एक लेक्चर लिया था हमने जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई डोमेन क्या होती है, सब डोमेन क्या होती है। मतलब मैंने एक होस्टिंग बाय की है, उस होस्टिंग में उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक डोमेन आपको फ्री दे रहे हैं और इसमें 4 डोमेन्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास टोटल 5 डोमेन्स हो गए। तो डोमेन लेवल का फ़ायदा क्या होगा, जब मैं डोमेन लेवल अप्रूवल करूँगा तो एक ही दफ़ा अप्रूवल करवाऊँगा, लेकिन वो मुझे होस्टिंग की कंपनी से करवानी होगी। इसलिए हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, ये तो लंबा काम हो गया। और इसमें जब हम अप्रूवल करवाएंगे तो जब वो अप्रूव कर रहे होंगे तो 24 आवर्स के लिए आपका सर्वर डाउन भी होगा, क्योंकि वो सर्वर लेवल काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं हैं, जिसमें हमें किसी और बंदे की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, यूआरएल लेवल। यूआरएल लेवल का क्या मतलब है कि भाई dckitchen.org एक वेबसाइट है, दूसरी क्या आ गई है, professionalkitchen.dckitchen.org। फिर मैंने एक और बना ली pizzaoven.dckitchen.org। सब डोमेन्स बनाता जा रहा हूँ ना। अब मैं इन सब को अप्रूव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं जिस जिसको अप्रूव कराना चाहता हूँ उसका यूआरएल यहाँ पे लिखता हूँ। समझ आइए, मतलब मैं इधर आता हूँ और यहाँ आके मैं लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ, समझाने के लिए आपको पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये तो पहले से ही हमने लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है ना। यहाँ पर मैं किसी और वेबसाइट का नाम, ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, abc.com। कोई वेबसाइट नहीं है ना, पूरा नाम लिख दूँ। कंटिन्यू। यहाँ पर क्या लिखना है आपने, उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिसको आप गूगल के पास सबमिट कराने हैं। ये तो पता होगा ना आपको, भाई वेबसाइट तो आप ही की है, आपको तो नाम का पता होगा। देखते हैं क्या होता है। हालांकि वेबसाइट नहीं है, तो मैंने ऐसी डमी सा नाम लिख दिया है। हाँ, उसने कह दिया आपको कोड, उसने हमें क्या कहा, कहता है डाउनलोड दिस फाइल। कहता है इस फाइल को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्टिंग में पड़ी है वहाँ पर इस फाइल को भी स्टोर कर दो। अब क्या हुआ, एक और फाइल में भेज रहा हूँ अपनी होस्टिंग में, और ये फाइल मुझे दे कौन रहा है, गूगल दे रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आता है ना, आप समझ लो ये वही वेरिफिकेशन कोड है जो आपके मोबाइल पे आ रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको उधर जाकर अपलोड करना है तो गूगल ने चेक करना है कि जो फाइल मैंने इसको दी थी क्या उसने अपलोड कर ली। कैसे चेक करेगा, होस्टिंग को देखेगा जाकर। ठीक है, तो अगर तो उसको मिल जाएगी मेरी फाइल वहाँ पे, तो क्या कहेगा, यू आर अप्रूव्ड। एक मेथड, मैं कहा एक मेथड हो गया ये वाला। दूसरा मेथड क्या होगा, नीचे आओ, ये क्या लिखा है, HTML टैग, इस पर क्लिक करें। अब क्या कहता है, कहता है भाई ये काम और कर लो। दूसरा काम अब क्या बता रहा हूँ, कहता है एक काम करें कि ये टैग कॉपी करें। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, इंडेक्स फाइल वाला पढ़ा है ना, हेड में था ना टाइटल, हेड में ही था मेटा, इसको भी हेड में पेस्ट कर दो। इंडेक्स फाइल की हेड में इसको पेस्ट कर दें, सिंपल कॉपी, और इंडेक्स फाइल की हेड में इसको पेस्ट कर दें। कैसे भला, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये इंडेक्स की फाइल है, इंडेक्स की फाइल से कोडिंग वाली वेबसाइट चलती है ना, आ गया हेड, ये हेड पोर्शन है। मैंने क्या करना है, सिंपली हेड में कहीं पर भी बस इतना सा काम, मैं क्या बस इतना सा काम, और उसके बाद इस फाइल को सेव करना है।
और अपलोड कर देना दोबारा से। इस दफ़ा मुझे फाइल कॉपी नहीं करनी पड़ी, बल्कि मुझे क्या किया, कोड, और इस कोड को मैंने कहाँ पे रखा, इंडेक्स की फाइल के अंदर। ये दूसरा तरीका है। ये जो मैंने आपको मुख्तसर बताया ना, ये उस वीडियो में प्रैक्टिकल आप देखेंगे, जो वीडियो पहले मैंने आपको भेज दी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको अप्रूव कराओ लोगे, ठीक है, उसके बाद वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ भाई अब क्या करो, ये क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई। कहता है अब वेरीफाई का बटन प्रेस करें। जैसे ही मैं वेरीफाई का बटन प्रेस करूंगा, वो क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा मेरी वेबसाइट को कि भाई जो चीज़ मैंने इसको प्रोवाइड की थी क्या वो वेबसाइट पे आ गई। लेकिन आपने नोट किया मेथड दो थे, वेरीफाई के बटन भी दो थे। आप जोन सा मेथड यूज करें उसी का वेरीफाई यूज करें। अगर आपने फाइल अपलोड किया है तो फाइल वाला वेरीफाई यूज करें। ये ना हो कि आप फाइल अपलोड करें और वेरीफाई कोड वाला कर लें, या आप कोड टाइप करें और वेरीफाई फाइल वाला कर लें। आप जो भी वेरिफिकेशन मेथड यूज करेंगे, आपने वेरीफाई का बटन भी उसी का, और जैसे आप वेरीफाई का बटन प्रेस करोगे ग्रीन कलर आएगा, मतलब अप्रूव्ड। बस इतना सा काम है। ये कर लेंगे तो फाइल आपकी गूगल सर्च कंसोल में ऐड आ जाएगी, ठीक है। यानी अब हमने इसमें आज दो टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक क्या है कि गूगल सर्च कंसोल कैसे बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ अभी रह गई, अगर लाइट आ जाए तो मैं बता दूं। असल में तो मैं किसी और काम के लिए यहाँ आया था, परमिशन देने की बात कर रहे थे ना यहाँ पर, ठीक है। परमिशन की बात कर रहे थे हम, दोबारा से सेटिंग्स में आ जाएं। अभी लाइट आए, अगर स्क्रीन आ जाए ना, मेरा ख्याल है वो जनरेटर चल तो गया है। आवाज़ आई है ना जनरेटर के चलने की। ताकि ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो जाए। इतने सारे लोगों को लैपटॉप कैसे नजर, मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा। मैं क्या लैपटॉप पे मुझे तो नज़र आ ही रहा है। अब ये तो नहीं मुमकिन मैं एक एक को दिखाऊं जाकर, ये देखो भाई। हाँ, हाँ लाइट नहीं आई थी, लेकिन जनरेटर चल तो गया है। तभी चला था। नहीं आई तो फिर यहाँ पे पॉज ले लेंगे, ठीक है, फिर यहीं से आगे शुरू कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास यहीं से मैं शुरू करूँगा। आई थिंक सो के आप लोगों का अंदाज़ा गलत है, सही नहीं है, ठीक है। लाइट आ गई है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमने और देखी हैं बस। नंबर 1, ये तो ऑनरशिप का पता लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहे हैं, कहता है यूजर्स एंड परमिशंस। इधर है, क्या कहता है इस वक्त कौन कौन से यूजर हैं जी। एक केवल है हमारे अहमद, और एक कौन सा है, मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है जी। कहता है ये दो यूजर्स हैं, ये भी ऑनर है और ये भी ऑनर है। लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वर्डप्रेस वेबसाइट है। वर्डप्रेस में हमने किसी और तरीके से किया हुआ है। वर्डप्रेस में कैसे होगा ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमने आज क्लियर कर लिया। ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वर्डप्रेस में बहुत सिंपल है इसका तरीका। वर्डप्रेस में बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ कोडिंग कर रहे हैं ना हम सारा कुछ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। और वहाँ पर जो पॉपुलर प्लगइन है ना, एक योस्ट है, एक मैथ रैंक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो योस्ट है, एक मैथ रैंक है, और भी हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाकर आपको भेजी हुई है ना, वो योस्ट के साथ भेजी हुई है। योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस में, उसका प्रोसीजर लिखा होगा कि गूगल सर्च कंसोल वहाँ पे कैसे आपने अप्लोड करना है। यहाँ पर तो भी हमने प्रोसीजर देखा, क्या किया हमने, फाइल को अपलोड कर लो, या फिर मैंने क्या कहा, कोड इंडेक्स की फाइल में लिख लो। वर्डप्रेस की फाइल में इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वर्डप्रेस की फाइल में इंडेक्स की फाइल नहीं होती है। वर्डप्रेस की फाइल का और ही लेआउट है। वो क्या लेआउट है, वो वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक और बंदे को इसमें ऐड करना चाहता हूँ। क्या करेंगे हम, ऐड यूज़र। यहाँ पर मैं उसका ईमेल एड्रेस दे दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई नजीब सॉल्यूशंस
बल्कि नजीब एंड सन्स कोई और लिख लेता हूँ, नजीब एंड सन्स डॉट CEO। आ गया, ईमेल दिया मैंने, उसके बाद क्या कहता है भाई परमिशन क्या देनी है आपने, ऑनर ऑनर में आना है, फुल करने हैं कि सब कुछ कर सकता हो, मतलब ये काम नहीं कर सकता होगा जो मैं कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ कर सकता होगा, ये तो ऑनर ही करेगा ना भाई जो मैं परमिशन वगैरह थे। हाँ जी। और रिस्ट्रिक्टेड इसका क्या मतलब है, बस व्यूअर है देख लेगा, ये मैं क्लाइंट को देता हूँ आमतौर पर कि भाई क्लाइंट ने खुद देखना हो कि क्यूरीज कैसे आ रही हैं, किस कीवर्ड के अगेंस्ट अच्छी क्यूरीज आ रही हैं, टेक्निकल चीज़ों को तो वो नहीं अंडरस्टैंड करता ना, उसने तो उसको सर्च क्यूरी से लेना देना सारा कि भाई मेरी सर्च क्यूरीज कैसे जनरेट हो रही है। तो यहाँ से मैं उसको दूंगा, ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा ऐड, बस चली जाएगी रिक्वेस्ट। अब आपको उस ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा सर्च कंसोल में आ जाएगा इसके, उसको राइट मिल गया। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी की SEO कर रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बीच में से निकलना है ना उसके सर्च कंसोल में, बाय बाय करना है उसको, तो मैं उसको ऑनर बनाऊँगा और खुद अपने अकाउंट को बीच में से रिमूव कर दूँगा ताकि मैं उसमें से निकल गया और अब उसके पास उसकी ऑनरशिप चली गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और चीज़ एक देख लें फाइनल, वो क्या है, अब आपको भी पता लगे ना ये क्या है, इसे बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। बेसिकली ये क्या है, आपके URL का पाथ है जो साथ साथ आपको नजर आ रहा है, इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। आखिर में क्या लिखा है, ये मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को रिमूव कर दूंगा जब आपको इसमें नहीं रहना, सॉरी ये हमने क्या करना है, ये हम प्रॉपर्टी रिमूव कर रहे हैं अपने सर्च कंसोल में से, ये प्रॉपर्टी मैं रिमूव करने लगा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट का सर्च कंसोल ही रिमूव करना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ से प्रॉपर्टी रिमूव करूँगा, उसके बाद मैं वेबसाइट में जाकर वो कोड रिमूव कर दूँगा, चाहे वो मैंने अपलोड किया तो चाहे वो मैं इंडेक्स के अंदर ऐड किया, उसको भी रिमूव कर दूंगा तो प्रॉपर्टी ही रिमूव हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, 2 हिस्सों में। सो ये था हमारा सर्च कंसोल।